आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के संवाद सीरीज के अंतर्गत हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं कि भारत की जनसंख्या अब चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हो चुकी है। अर्थात अब भारत जनसंख्या के मामले में चीन से बड़ा देश बन गया है। 2023 एक निर्णायक वर्ष है जनसंख्या के मामले में, जिस वर्ष में भारत ने एक तरीके से कहा जाए ये उपलब्धि प्राप्त की। कई लोग इसे उपलब्धि नहीं मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि जनसंख्या बढ़ना कौन सी उपलब्धि है। खैर, इसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे, जिससे आपके सोच समझ को विस्तार मिलेगा और इस विषय से जुड़ करके इस विषय को जानने में थोड़ा आपको आसानी होगी। तो आज के इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले 70 वर्षों से, जब से संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या का रिकॉर्ड रख रहा है और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डैशबोर्ड जब से काम कर रहा है, पहले तो रजिस्टर के रूप में और अब ऑनलाइन रूप में काम कर रहा है, तब से चीन हमेशा पहले स्थान पर रहा है। लेकिन अब चीन जो है 2023 में दूसरे स्थान पर आ गया और भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अब 29 लाख ज़्यादा हो चुकी है। भारत में ऐसे तो जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो भारत में कभी भी बहुत कम जनसंख्या नहीं रही, क्योंकि भारत का बहुत बड़े भूभाग पर फैलाव रहा और भारत में बहुत उपजाऊ भूमि रही और भारत की जलवायु भी बहुत बेहतर रही, मानव अधिवास के लिए, मानव के रहने के योग्य रही। और भारत में दुनिया की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती रही, जिसके नाते भारत में जनसंख्या का बसाव हमेशा से बेहतर रहा है, हमेशा से ठीक ठाक रहा है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भारत की सभ्यता को माना जाता है और दुनिया के सारे देश इस बात को मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारत की सभ्यता न केवल प्राचीन रही है, भारत की सभ्यता दुनिया की एकमात्र सभ्यता रही है जो निरंतरता में बनी हुई है। मेसोपोटामिया की सभ्यता आई और समाप्त हो गई, या नील नदी के आसपास मिस्र की जो सभ्यता थी आई और समाप्त हो गई। यूनानी सभ्यता, रोम की सभ्यता, माया सभ्यता, सारी सभ्यताएं डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता एकदम कंटिन्यूअस चल रही है। इसका एक बड़ा कारण है कि भारत का भूभाग जनसंख्या के जीवन के बहुत अनुकूल है। अगर देखा जाए तो भारतीय भूभाग को पूरी दुनिया का स्वर्ग कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार की वनस्पतियाँ, हर प्रकार के जीव जंतु और जीवन के लिए अनुकूल साधनों की बहुलता है। इस नाते भारत हमेशा देखा जाए तो संस्कृतियों का पालना कहा जाता रहा है, संस्कृतियों का केंद्र कहा जाता रहा है। प्राचीन संदर्भ को देखेंगे तो आप बहुत तरह तरह से उसको जान सकते हैं। मैं उस विषय पर बात नहीं करना चाहता। भारत में जनसंख्या की जो गणना शुरू हुई आधुनिक समय में, लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में जनगणना की शुरुआत की और कंटिन्यूअस जनगणना 1981 से लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू की गई और 1981 से अर्थात 1881 से भारत में लगातार हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाने लगी और लगातार होती रही। केवल 2021 एक ऐसा वर्ष रहा जब हमारा लगातार जो 10-10 वर्ष में होने वाली जनगणना थी वो नहीं हो पाई, कोरोना के कारण नहीं हो पाई। पहले उसे 2022 तक के लिए टाला गया और अब सरकार ने कहा है कि 2024 तक इसकी रिपोर्ट आएगी। मतलब 2024 के चुनाव तक तो जनगणना की रिपोर्ट नहीं आने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं रुकी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में जनगणना नहीं रुकी। सोचिए, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45। जब चीन भारत युद्ध के समय जनगणना नहीं रुकी, जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, उस समय जब भारत की जनगणना नहीं रुकी, तो कोरोना में क्यों जनगणना रोकी गई? इसमें साजिश है और मोदी सरकार साजिश कर रही है जो जनगणना की रिपोर्ट नहीं आने दे रही है। विपक्ष का कहना है कि जनगणना रिपोर्ट नहीं आने दे रही क्योंकि भारत सरकार की कलई खुल जाएगी। जनगणना रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आएंगी जिससे सरकार के ऊपर धब्बा लगेगा, सरकार को परेशानी होगी, अनेक मानकों पर सरकार के विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी। यद्यपि सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें
जनसंख्या से सरकार के विरुद्ध चीज़ें आएंगी। भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, तमाम बेसिक सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया है, सबको आवास, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको बिजली, सब तक पानी, सब तक इंटरनेट, सब तक गैस, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है जिसके नाते सामाजिक मानकों पर चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार जनसंख्या का रिपोर्ट इसलिए नहीं पेश कर रही है 2024 तक, क्योंकि जो जनसंख्या रिपोर्ट आएगी इससे बहुत सारे लोगों की सामाजिक हैसियत ऊपर दिखेगी, और जो लोग अभी सब्सिडी ले रहे हैं, सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में उनको सब्सिडी देना संभव नहीं होगा और सरकार को सब्सिडी हटाना पड़ेगा। तो ऐसे 10-12 करोड़ लोग हैं जिनका वोट कट सकता है, और सरकार चाह रही कि सबको खाद्य सुरक्षा, सब तक भोजन पहुंचा रही है, सबको सारी सुविधाएं दे रही हैं। सरकार चाह रही 1 साल तक, 1.5 साल तक ये बना रहे ताकि इस नाते कोई वोट ना कटे। और अगर मान लीजिए जनगणना की रिपोर्ट आ गई तो उसमें जो सोशल स्टेटस है और जो लोगों की आय और जीवन स्तर है सबका पता चल जाएगा, तो सुविधा वाला जो वर्ग है, जो सुविधा के नाम पे सरकारी सहायता ले रहा, सब्सिडी ले रहा है, ऐसे वर्ग जब हटेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया आ सकती है कि हमें क्यों हटाया गया, सुविधाओं से वंचित क्यों किया गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये एक बड़ा कारण है जिसके नाते मोदी सरकार जो है 2022 में जो जनसंख्या की रिपोर्ट आनी थी उसको रोक करके उसका समय 2024 कर दिया है। खैर, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि एनपीआर भी बन रहा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी बन रहा है, तमाम लोग जो नागरिक हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस संबंध में भी बहुत सारी बातें हैं जिससे सरकार कोई विवाद नहीं चाहती। इस नाते सरकार ने जनसंख्या की रिपोर्ट जो 2021 में आनी थी, बाद में जिसको टालकर 2022 किया, अब 2024 उसके लिए फोकस कर दिया है। तो सरकार का इस तरीके का नज़रिया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, चीन के संदर्भ में जो हमारी जनसंख्या अधिक हुई है, यह क्या संदेश दे रही है, या इससे किस प्रकार का संदेश जाएगा, इसका क्या हमें पॉजिटिव लाभ मिल सकता है या हमें इससे चुनौतियां मिलेंगी। देखिए, जनसंख्या का ज़्यादा होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। माना जाता है कि यह एक तरीके से सामाजिक और राजनीतिक असफलता है कि जिस समाज में, जिस देश में संसाधन पर्याप्त नहीं है, लोगों का जीवन स्तर बेहतर नहीं है, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्या है, उस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ना, यह एक तरीके से राजनीतिक असफलता भी है, सामाजिक असफलता भी है और कई प्रकार के अन्याय और समस्याओं को जन्म देती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी आर्थिक गतिविधि को करने में, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने में हमेशा श्रम की ज़रूरत होती है, हमेशा संसाधन, मानव संसाधन की ज़रूरत होती है, और जिस देश में मानव संसाधन होता है उसी का अंततः हो जाता है बोलबाला। चीन का बोलबाला इसीलिए नहीं हुआ कि चीन कोई बहुत ब्रेन, चीन में सुकरात घूम रहे हैं, चीन में प्लेटो घूम रहे हैं, चीन या आइंस्टीन घूम रहे हैं। चीन का एक बड़ा कारण यह भी है कि वो क्यों आर्थिक रूप से सशक्त हुआ, क्योंकि उसके पास जनसंख्या ज़्यादा थी, श्रम की ज़्यादा क्षमता थी और मानव संसाधन थे, सस्ते में उपलब्ध थे। तो दुनिया के सभी देशों की कंपनियां चीन में अपने कार्यालय खोलती, केंद्र खोलती, अपनी कंपनियां खोलती, और वहां आसानी से उसको लेबर अवेलेबल हो जाता था, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हो जाता था, तो वहाँ पर कंपनियां चली जाती थी। तो इससे चीन में निवेश का वातावरण बढ़ा, चीन में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, चीन में कंपनियां बढ़ी, तो चीन में पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां स्थापित होने लगी, उत्पादन होने लगा। तो चीन को वरीयता निश्चित रूप से मिली है। अब वही वरीयता भारत को मिल सकती है, क्योंकि चीन जनसंख्या में न केवल पिछड़ रहा है, बल्कि चीन में बुजुर्ग लोगों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। यही कारण है कि चीन अपने 1 चाइल्ड पॉलिसी को उसने बदल दिया और अब 3, 4, 5 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, छुट्टियां तक दे रहा है कि भाई छुट्टी दी जा रही है कि आप जो है बच्चा पैदा करने के लिए अनुकूल दशाएं बने और वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी। आखिर ऐसा देश जिसने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाया, अब अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि उसने उस पॉपुलेशन का लाभ उठाया, उस अधिक जनसंख्या होने का लाभ उठाया, और वह परिचित है कि अधिक जनसंख्या होने के कारण भी चीन का आर्थिक विकास हुआ है। हम ये नहीं कहते कि अधिक जनसंख्या होने से ही आर्थिक विकास हो जाता है। अगर अधिक जनसंख्या होने से होता तो भारत का भी विकास होना चाहिए था,
अधिक विकास के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी सरकार के पास पॉलिसी कैसी है, उसका प्रोग्राम कैसा है, उसका इंटेंशन कैसा है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो ज़रूरी हैं वो हैं या नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन पॉपुलेशन का बढ़ना भी अपने आप में एक सहायक दशा होती है। दूसरे, जब आपके पास जनसंख्या ज़्यादा होती है तो आप पूरी दुनिया को यह महसूस करवा पाते हैं कि आपके पास युवाओं की आबादी है, आपके पास वर्क फोर्स है, आपके पास डेमोग्राफिक डिवाइडेंट है, जननांकी लाभांश है। तो सबसे बड़ी समस्या दुनिया के देशों में यही है कि काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। यूरोप में देखिए बड़े बड़े घर मिलेंगे, महल जैसा घर मिलेंगे, लेकिन उसमें रहने वाला एक आदमी, 2 आदमी मिलेगा। और ठीक से देखा जाए तो सुविधाओं का कोई उपभोग भी नहीं कर पा रहा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ही नहीं है, लोग ही नहीं है। अच्छा, लोग बच्चे पैदा भी नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे पैदा करने पर जानते जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, त्याग करना पड़ता। बच्चे इतने आसानी से पल नहीं जाते। बच्चों को पालना भी बहुत कठिन होता है, उसमें लागत आती है, और बहुत सारे लोगों को अपनी व्यक्तिगत तमाम चीज़ों को त्यागना पड़ता है बच्चों को पालने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी छोड़ना पड़ता है। तो देखा जाए इतना आसान भी नहीं होता कि पॉपुलेशन बढ़ जाए। जहाँ एक जीवन स्तर लोगों ने प्राप्त कर लिया है, वहाँ लोगों को बच्चा पालना, बच्चे को बढ़ाना, जनसंख्या बढ़ाना एक झंझट और परेशानी लगता है। इसलिए अब पश्चिमी देशों में कभी भी जनसंख्या लगता नहीं है बढ़ पाएगा। तो वहाँ की जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनका केंद्र जानते भारत बन सकता है। अच्छा, दूसरा, भारत के बारे में एक पॉजिटिव प्रचार है कि भारत एक सकारात्मक समाज वाला देश है, लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, पूरी दुनिया को अपना भाई बहन समझता है। विवेकानंद ऑलरेडी वहाँ भाषण दे करके शिकागो में आ चुके हैं कि अमेरिकन सिस्टर एंड ब्रदर, अर्थात हम पूरी दुनिया के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। और साथ ही इस समय भारत के मानव संसाधनों के मेधा को, मस्तिष्क को पूरी दुनिया महसूस कर रही है। दुनिया की शायद ही कोई कंपनी होगी जिसके शीर्ष प्रमुख पदों पर भारतीय नहीं होगा। इस नाते भारत का एक माहौल भी है, और ऐसे समय में भारत की जनसंख्या का चीन से ज़्यादा होना भारत के लिए निश्चित रूप से एक सकारात्मक पक्ष को प्रस्तुत करता है और भारत के लिए संभावनाओं का दरवाज़ा खोलता है। और चीन की जनसंख्या का कम होना यह संकेत देता है कि चीन का दौर अब जा चुका है। अब चीन विश्व का कारखाना नहीं रहेगा, अगला विश्व का कारखाना मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत होगा, और भारत मानव संसाधनों का भी हब होगा और हब है। इस नाते अब यह हमारे लिए बहुत अनुकूल संभावनाएं पैदा करती है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। इससे आगे हम लोग कल नए विषय पर जुड़ेंगे और इस तरीके से परीक्षा के अनुकूल विषयों पर परिचर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।